नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। सबसे पहले जरा हेमंत जी को जोड़िए। बहुत बहुत स्वागत है हेमंत जी। देश का सबसे बड़ा मुद्दा जो आज की तारीख में है, बच्चे बच्चे की जुबान पर है, वोट चोरी। और वोट चोरी के सबूत गिनवाए देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। तो क्या अब देश का सबसे बड़ा मुद्दा और वोट चोरी के सबूतों वाली फाइल वो सुप्रीम कोर्ट में खुलने जा रही है क्या? जी हां, चौंकने की जरूरत नहीं है। ये एक सच्चाई है। तारीख आ गई है। एक खबर ले आइए, जरा खबर दिखाइए और फिर सीधे हेमंत जी की तरफ चलेंगे उस खबर की। सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर को राहुल गांधी के वोट चोरी आरोपों की एसआईटी जांच की याचिका पर सुनवाई करेगी। हटा दीजिए। हेमंत जी, ये याचिका रोहित पांडे, सचिव रहे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने लगाई थी। याचिका एक्सेप्ट हुई और 13 अक्टूबर की तारीख मिल गई है। अब सवाल ये है कि जो ज्ञानेश गुप्ता जी, ज्ञानेश कुमार जी जो बार-बार कह रहे थे ना कि राहुल गांधी को या तो माफी मांगनी पड़ेगी या हलफनामा देना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा। तो क्या अब स्थिति ये आ गई है कि अब हलफनामा ज्ञानेश कुमार जी को देना पड़ेगा क्या? स्वप्निल जी। भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये एक ऐसी चीज थी, ये एक असला मसला है। लोकतंत्र भारत, जो मोदी जी बाहर आके विदेशों में ये कहते हैं कि भारत हुँ। लोकतंत्र की जननी है, भारत लोकतंत्र, वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट स्टफ। तो हुँ, हुँ, उसका हुँ, जो हुँ, जननी का लोकतंत्र का जो आधार है वो है निष्पक्ष वोटिंग और हुँ, सार्वभौमिक मताधिकार। तो हुँ, निष्पक्ष वोटिंग और सार्वभौमिक विशेष जो मताधिकार है, वो दोनों ही कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में लगातार आते जा रहे हैं। जिस तरह के चुनाव हुँ, परिणाम आ रहे थे, पहले सबूत नहीं थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सबूत आए, और राहुल गांधी ने एग्जैक्ट डॉट्स के ऊपर सारा का सारा कवर करके देखा कि ये इस तरीके से, हुँ, ये 5 तरीके से वोटों की गड़बड़ी हुई, और पांचों उन्होंने एग्जैक्ट फिगर के साथ, ना कम ना ज्यादा, वो बता के दिखाई। केवल एक असेंबली, महादेवपुरा इन बेंगलुरु सेंट्रल। हुँ, उसके बाद हुँ, अगर कोई भी वाइब्रेटिंग डेमोक्रेसी होती, कोई हैपनिंग डेमोक्रेसी होती, कोई अकाउंटेबल डेमोक्रेसी होती, तो तत्काल उस पर संज्ञान लेकर के और उस पर जांच का काम शुरू हो जाता और सारी चीजें। लेकिन अब ये नया भारत है, और नए हुँ, भारत के अंदर बेसिकली जवाबदेही, पारदर्शिता, वो सब अब गए जमाने की बातें होती प्रतीत हो रही है। मैं दर्शकों में निराशा नहीं फैलाऊंगा, ये करके हो चुकी है, लेकिन होती प्रतीत हो रही है। यही हुँ, कारण है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास किसी भी गंभीर मसले पे जिसको वो उचित समझे, वो स्वतः संज्ञान, जिसको सुओ मोटो कहते हैं, उसका हुँ, विशेषाधिकार होता है। तो हुँ, इस मामले में कर्नाटका हाई कोर्ट ने ना तो वहां पर स्वतः संज्ञान लिया गया, और ना सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। ऐसे में हुँ, एक वकील रोहित पांडे जी जैसे मैदान में आए, और उन्होंने 100 पेज की याचिका दायर कर दी माननीय हाँ, सुप्रीम हाँ, कोर्ट हाँ। के अंदर। होना तो मेरे हिसाब से, अगर आदर्श परिस्थिति देश के अंदर होती, तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए था, या हाई कोर्ट का ले हुँ। लेना चाहिए था। और नहीं, इसमें याद दिला दूँ। जी, नहीं, नहीं, एक चीज़ याद दिला दूँ दर्शकों को हेमंत जी। चूँकि दर्शक है ना, याददाश्त बड़ी छोटी है, मैं बार-बार कहता हूँ। आपने पहले ही तमाम टैग लगा दिए कि अकाउंटेबल होती अगर डेमोक्रेसी। देखिए, जब बिहार एसआईआर की सुनवाई हो रही थी, तो माननीय जज साहब ने, मैं नाम नहीं लूँगा, माननीय जज साहब के सामने प्रशांत भूषण ने ये दलील रखी कि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और वोट चोरी को लेकर कुछ सबूत दिए हैं। बेंच की तरफ से क्या जवाब आया था? हमें ऐसे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई जानकारी नहीं है। तो उन्हें जानकारी नहीं थी तो वो कैसे स्वतः संज्ञान लेते? ये सवाल बड़ा आपका अजीब था, उनको जानकारी नहीं थी भई, वो स्वतः संज्ञान कैसे लेते? जी। स्वप्निल जी, आजकल नंबर बनाने के लिए बहुत सारी बातें कहनी पड़ती है। हाँ, आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, लेकिन बात दूर तक चली जाएगी। डरिएगा उस पल से, अगर ये हाँ, याचिका भी उन्हीं के पास चलेगी तो। और 95 टू हाँ, 99% चांसेस हैं कि याचिका हाँ। वहीं जाएगी। मैं ये हाँ, मेरी बात आगे रोहित जी से आपको, बात हुई, वो यही कह रहे थे। मैं इस बात को आगे खोलने वाला था, आपने प्रिएम्प्ट कर दिया उसको। बेसिकली क्या है, बेसिकली क्या है, यही चीज है। अभी तक हम रोज क्या चर्चा करते हैं कि यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल। हुँ, अब हुँ, हुँ। दुर्भाग्य से, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू द हायर जुडिशरी, अब एक और भी चीज होने लगी है। यू शो मी द बेंच, आई विल शो यू द वर्डिक्ट। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। ये कोई ठीक बात। मतलब बहुत ही एक विचलित करने वाली स्थिति है, लेकिन क्या कर सकते हैं।
ये बेसिकली जिसपे कर्नाटका हाई कोर्ट को सबसे संज्ञान ले लेना चाहिए था, मेरी दृष्टि में, मैं गलत हो सकता हूँ, या सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए, उन्होंने नहीं लिया। तो ऐसी सूरत में अब रोहित पांडे जी गए, उन्होंने 100 पेज की एक याचिका, जनहित याचिका, जो देखने में बेहद गंभीर प्रतीत होती है, और इस पर आरंभिक सुनवाई 13 तारीख को होनी। आमतौर पे क्या होता है कि जो पीआईएल्स होती है वो चीफ जस्टिस की बेंच के सामने एक बार सामने जाती है, या कंसर्न जो भी जो उसके पास वो है उसके पास चली जाती है। तो इस केस में मोस्ट लाइकली संभावना ये है कि जस्टिस सूर्यकांत के पास, क्योंकि वही चुनाव से जुड़े सारे मसले देख रहे हैं। इसमें कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है कि जो कुछ राहुल गांधी की फाइंडिंग्स हैं उनको बेस बनाते हुए, वो सारा डेटा लेते हुए, वो सारी मैनिपुलेशंस और गड़बड़ियां लेते हुए, उसमें एक आग्रह किया गया है कि साहब एक एसआईटी बनाई जाए एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में, और उसमें जो बेंगलुरु सेंट्रल की जो 2024 के चुनाव के अंदर जो गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं, बड़े मामले पर हेरा फेरी की गई है वोटर सूचियों के दौरान, उन सबको उनकी एक स्वतंत्र जांच करा ली जाए एक पूर्व न्यायाधीश के द्वारा। इसमें मुझे कुछ भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लगता, ये तो खुद ही करा देना चाहिए था। जैसे कोई इसका बुरा ना माने, वनतारा का एक बहुचर्चित मामला आपको ध्यान होगा, आजकल नाम लेना मना है। तो हमारे हमारे भाई हमारे भाई आप समझ गए, हमारे मुकेश भाई कह सकते हैं, पूरा नाम मत ले दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारे मुकेश भाई के बेटे का मामला था, यशस्वी बेटे का, उसमें खटाक से एसआईटी बनी, उसमें तमाम तरह की चीजें आई, और 1 महीने के अंतराल में सब कुछ हो गया। ठीक है, आपका एक कंसिडरेशन है, वी गो बिफोर इट, आप सुप्रीम कोर्ट है, सबसे मान्य है, कोई बात नहीं। तो लेकिन वो मामला क्या इस देश की डेमोक्रेसी की शुचिता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था क्या? आज इस देश के लोकतंत्र की शुचिता का सवाल है। और जो ज्ञानेश गुप्ता, जो उनका कर्नाटका सीओ राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहा था, अगर ये याचिका 13 तारीख को एक्सेप्ट होती है और नोटिस जारी होता है, तो मान करके चलिएगा ज्ञानेश गुप्ता की तरफ से एफिडेविट जाएगा, वापस काउंटर एफिडेविट जाएगा। ये वक्त का पहिया है, घूमता है। मैं इस पे किसी भी टिप्पणी कोई नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इस पूरे मामले की गंभीरता जरूर बताना चाहूंगा। रोहित पांडे जी ने याचिका दायर की, पीआईएल एसआईटी कर दीजिए। उसमें क्या कहा गया है, मैं चाहूंगा छोटा सा स्क्रॉल दिखा दीजिएगा ताकि दर्शकों को ये रहे, सनद रहे कि याचिका में क्या है, पिटीशन जो उसमें पीआईएल है उसका, ताकि दर्शकों को रहे। ये जो है 100 पेज के आसपास की है, और रोहित पांडे जी ने फाइल की है, और इसमें इलेक्शन कमीशन से लेकर के सारे वो आर्टिकल 32 के अंदर दायर की गई है। तो इसमें जो प्रेयर्स है वो भी दिखा दीजिएगा, लेकिन मैं दर्शकों को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता दूं। बेसिकली कहा गया कि निर्वाचन आयोग को रोका जाए इस पिटीशन में। पहली बात तो उन्होंने प्रेयर क्या की है कि साहब जो एसआईटी दायर की जाए, आरोपों की जांच कर ली जाए। कोई बुरी बात नहीं, आरोप लगे हैं, सवाल उठे हैं, तो टू कम क्लियर, ये चुनाव आयोग का वैसे भी काम होना चाहिए था। ये अलग बात है कि नए चुनाव आयोग ज्ञानेश गुप्ता के नेतृत्व में वो शिकायतकर्ता से एफिडेविट मांगता है। ये नया दौर है, नया भारत है, तो इसको आप नया भारत में नया चुनाव आयोग भी होगा ही, तो इसका बुरा मत मानिए। ये आप फ्रंट पेज दिखा रहे हैं, इसकी प्रेयर्स भी चलाते जाइएगा साथ में, ये फ्रंट पेज है, इसकी प्रेयर भी चलाएंगे तो थोड़ा सा क्लियर रहेगा। सेकंड पार्ट, अब सवाल क्या है कि एक एसआईटी ये आगे जी होल्ड कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लीजिए इस प्रेयर्स हाँ को। जी हाँ, एक इनिशियल वो था, ये सारी प्रेयर्स है। बेसिकली क्या उन्होंने कहा है कि एसआईटी के बाद यह भी अनुरोध किया कि कोई भी मतदाता सूची का संशोधन या अंतिम रूप तब तक न देने का निर्देश दे दिया जाए जब तक कोर्ट के नए निर्देशों का पालन न हो और उस सूची का स्वतंत्र ऑडिट पूरा ना हो जाए। सूची कौन सी? जो अंडर एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन होगी, यानी कि महादेवपुरा की। एक बार उसको, जैसे राहुल गांधी ने तो मैनुअली करवाया, चुनाव आयोग के पास तो मशीन रीडेबल है। मशीन रीडेबल में तो आपको एक बटन दबाना है, 5 पैरामीटर लगाने हैं, और 5 मिनट में रिपोर्ट आ जाएगी आई से, नथिंग ग्रेट अबाउट इट। तो चाहते तो ज्ञानेश गुप्ता इसको पहले दिन 1 घंटे में करा करके रिपोर्ट दे सकते थे, नहीं कराया उन्होंने। तो क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या माननीय जज साहब इस तरफ ध्यान देंगे? ये सदिच्छा ही हो सकती है मेरी आपकी, तो हम तो और क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण एक डिसाइडिंग पल होगा महादेवपुरा के मामले में, एसआईटी जांच की मांग, और उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या व्यू लेता है। 95% तो मुझे अंदाजा है क्या व्यू होगा, लेकिन मैं वो कहना नहीं चाहता। तो अभी तो यह है कि पिटीशन गई है। इसमें उन्होंने क्या मांग की है कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ऐसे बाध्यकारी दिशा निर्देश जारी करे, बाइंडिंग डायरेक्शंस, जो मतदाता सूचियों की तैयारी, रख रखाव और उनका जो पब्लिकेशन होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी
और ईमानदारी सुनिश्चित करें। सोचिएगा कहां पहुंच गए आप आजादी के 78वें साल में, कि जो चुनाव आयोग का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, और क्या काम है चुनाव आयोग का? यही तो काम है, ईमानदारी, पारदर्शिता, और इसके अलावा भी कोई काम है? और वो सही काम बात। करवाने के लिए एक वकील साहब को माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ता है। और इसमें उन्होंने ये भी उम्मीद की है कि डुप्लीकेट और काल्पनिक प्रविष्टियां जो है, एंट्रीज जो है मतदाता सूची में, उनको रोकने का भी एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए। तो बहुत हाँ। वाजिब बात है, होना ही चाहिए। तो इसमें मेरे ख्याल में बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के तो कोई हस्तक्षेप की बहुत जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां हुई तो ये पिटीशन आई। इसके अलावा जो पांडे साहब ने जो मांग की है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, उसमें कहा कि मतदाता सूचियों को बहुत इजीली सुलभ कराया जाए, कोई भी देखना चाहे उसको देख सके, उसको मशीन रीडेबल बनाया जाए, ताकि आप जब चाहे उसको किसी भी पैरामीटर पे उसकी शुचिता की जांच कर सकें और जनता के लिए प्रभावी सत्यापन संभव हो जाए। तो इसमें तो कोई खास बात है नहीं। लेकिन दुख की ठीक है। बात क्या है स्वप्निल भाई, कि 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज 2 महीने हो गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई आगे मूवमेंट नहीं। तो ये दिखाता है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस कहां जाकर के खड़े होंगे। ना कोई स्वतः संज्ञान हुआ, ना और हुआ। और इतना देश में बवेला मचने के बावजूद पूरी भाजपा उस पर चुप्पी साध के बैठ गई, पूरा तंत्र चुप्पी साध के बैठ गया। ज्ञानेश गुप्ता जी उसको हजम कर गए पूरी की पूरी को, पूरी न्यायपालिका उस पर कुछ नहीं कर रही है। और उससे भी जो कहते हैं ना कोर्ट में खाज का काम, वो कोर्ट में खाज का काम किसने किया? वो काम किया जो बिहार में एसआईआर की जो सुनवाई हो रही थी, उसने रही सही कसर भी पूरी कर दी। क्या किया उसमें? उसके अंदर जो बेसिकली सारी बहस चल रही थी, अपने 24 जून को ऑर्डर किया था, आपको ध्यान होगा एसआईआर का, और 10 जुलाई को पहली हियरिंग हुई थी। उस पर लगातार हम बताते जा रहे थे, हर हियरिंग के ऊपर हमने शो किया। एक्चुअली क्या था कि वहां पर जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया हुई, मतदाता सूचियों में जो ये आया महादेवपुरा वाला, उसके बाद क्या चीज होनी चाहिए थी कि जो भी वोटर लिस्ट है, खासतौर पर इलेक्शन गोइंग स्टेट्स की जैसे बिहार, उसमें उचित संशोधन और करेक्शन की जरूरत थी, उसके प्योरिफिकेशन की जरूरत थी, एज पर द लॉ लेड डाउन, कानून सम्मत। लेकिन एसआईआर की आड़ में वहां जो कुछ कर दिया गया, उसकी आप सहज कल्पना कर सकते हैं, उससे ये समस्या हल होने की बजाय और ज्यादा जटिल होगी। नहीं नहीं हेमंत जी, कल्पना की बात नहीं है। अब कल्पना से बात आगे बढ़ गई। कल एक रिपोर्ट आई रिपोर्टर्स कलेक्टिव की, और उसमें तो बता दिया कि भाई 14 लाख तो डुप्लीकेट वोटर्स हैं उस पे आऊंगा मैं अभी, इधर। उस पे हाँ। आऊंगा। हाँ। एसआईआर चूंकि हमने अभी शुरू किया है, उसमें मैं आ रहा हूं। हाँ। तो ये समस्या जटिल कैसे हुई? चुनाव आयोग ने जो एसआईआर की, उसने अपने ही नियमों, अपनी ही नियमावली या दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। नहीं किया तो नहीं किया। और इस ठीक प्रक्रिया बात। में कोई भी पारदर्शिता नहीं बरती। बार बार आप जो भी मांगो हम देने को बाध्य नहीं है, पेटिशनर्स को देने के बाध्य नहीं है, किसी को वोटर को देने के लिए बाध्य नहीं है। तो यार आप हाँ। अगर क्लोज टावर्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो फिर आप हाँ। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कैसे हो सकते हैं? ठीक डेमोक्रेसी के बात। अंदर तो सब कुछ ओपन ट्रांसपेरेंट होता है, और नहीं होता है तो होना चाहिए। अगर वोटर सूची में भी अगर आप कुछ गोपनीयता लिए घूम रहे हैं, तो आपको ऐसी डेमोक्रेसी मुबारक, हम तो क्या ही कर सकते हैं उसके अंदर। तो ना तो नियमों का पालन किया, ना कोई पारदर्शिता बची, और उसके परिणाम भयावह है। 10% जो बिहार का वोटर था एडल्ट, 10% वयस्क बाहर रखे गए, अनुपातहीन महिलाएं जिनका कोई लॉजिक ही नहीं हो सकता, और कई फर्जी मतदाता वो लिस्ट के अंदर आ गए। तो ये चुनाव आयोग एक तरीके से रोग की श्रेणी में चला गया, कि चुनाव आयोग रोग हो गया है। वो द्रोही हो गया एक तरीके से अपनी जिम्मेवारियों के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति। और वो देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं, किसी की सत्ता को बचाने के लिए करता हुआ काम प्रतीत हो रहा है, दुर्भाग्य से। ये कोई वो बात नहीं। बेसिकली एक चीज हमको और तलाशनी चाहिए, जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने किया उसमें मैं आऊंगा अभी। एक चीज जो और हमें तलाशनी चाहिए वो ये था कि 2003 के बाद जिन मतदाताओं के आधार पर, जिन दस्तावेजों के आधार पर मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया गया था, उनका विवरण क्या है, उनकी डिटेल चाहिए ना मुझे। इससे हम सबको यह अंदाजा हो जाएगा कि चुनाव आयोग द्वारा जो मूल रूप से निर्धारित 11 दस्तावेज व्यवहारिक थे, और आधार की अनुमति न होने पर कितने दस्तावेज मतदाता सूची से बाहर हो जाते। असली मंशा तब निकलेगी। उस पर ठीक भी एक बात। स्टडी, क्योंकि हमारे पास, मेरे आपके पास, आपके पास इतने संसाधन नहीं है, ना हमारे पास उस तरह का वो एक्सपर्टीज है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव जैसी संस्था को इस पे भी काम करना चाहिए। जो अभी तक एसआईआर की सुनवाई चल रही है बिहार में, सारा सारा टंटा कहाँ है बिहार के ऊपर?
बिहार का जैसे आपने जिक्र किया अपने रिपोर्टर्स कलेक्टिव का, उसको अगर आप देखोगे जो सुप्रीम कोर्ट में अब तक चल रहा है, क्योंकि अब तो चुनाव घोषित हो गया, मैंने आपको कल भी चर्चा की थी, आर्टिकल 329 के इन्वोक हो जाता है जब चुनाव कार्यक्रम घोषित हो जाता है। संविधान जी के आर्टिकल 329 में अगर एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी तो उसके बाद कोई कुछ उसमें कर नहीं सकता। जिस तरह की परिस्थिति अब तक है जब मैं और आप बात कर रहे हैं, हालांकि कल फिर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, इसकी हियरिंग अब भी जारी है, कुछ विवरण मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने पर से, लेकिन जो प्रथम दृष्टया जिसको आप कहते हैं प्रथम दृष्टया, उसमें मुझे लगता है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने में काफी हद तक कामयाब हो गया है। बिहार को लेकर ठीक के है। मैं ये बात कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं। बेसिकली क्या है, चुनाव आयोग ने दावा करते हुए तारीखों का ऐलान किया कि बिहार की शुद्ध मतदाता सूचियां तैयार कर ली गई, ये कहा उन्होंने, हाँ हाँ जबकि हाँ 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 सच्चाई ये हाँ है कि उसमें ढेरों गड़बड़ियां है, ढेरों गड़बड़ियां हाँ। है। चुनाव आयोग ने एक और चालबाजी भी की, सुप्रीम कोर्ट नई मतदाता सूचियों के आधार पर चुनाव कराने में दखल ना दे, इंटरवीन ना करे, इसके लिए हाँ उसने सुनवाई के एक दिन पहले ही चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। वो मैं जो आपको बार बार हाँ कहता हूं हाँ हाँ कि हाँ एक हाँ बार हाँ, घोषित हो गया बिल्कुल। तो आर्टिकल 329 की आड़ आ जाएगी, वो उन्होंने खेल हम्म कर दिया। अगर वो हम्म ट्रांसपेरेंट होते तो वो 9 तारीख तक हम्म, इंतजार कर सकते थे, नहीं किया हाँ उन्होंने। ठीक बात। सात का भी इंतजार नहीं किया, उन्होंने सात छह का को इंतजार नहीं किया, 6 को कर दिया, 6 छह को को कर दिया। चुनाव। तो 7 को सुनवाई होनी। इसके पीछे उनकी मंशा झलकती है, चुनाव कार्यक्रम हम्म घोषित करके। अब सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि एक, वो सुप्रीम कोर्ट में क्या कहेंगे द्विवेदी साहब, वो कहेंगे हम्म कि एक बार अगर शुरू हो गई चुनाव प्रक्रिया तो आप दखल नहीं दे हम्म, सकते। और सुप्रीम हाँ कोर्ट ने कल क्या कहा था कि ये तो एसआईआर तो इनका विशेषाधिकार है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप समझ गए, मेरे से ज्यादा मुंह मत खुलवाइए, ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं हेमंत जी, जब फिर आप सवाल है, जी, फिर सवाल है, इस देश के नागरिकों का, मतदाताओं का भी कोई अधिकार है, उस पर आ या जाओ बस ना। चुनाव आयोग के पास ही विशेषाधिकार है? हाँ नहीं, सारे विशेषाधिकार होने के, सारे विषय मिल गए अब। हाँ तो जब आप गड़बड़ियों की बात कर रहे हैं तो अब मैं आता हूं रिपोर्टर्स कलेक्टिव पे। हाँ जब जी। जो मतदाता सूची में रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी रिपोर्ट में क्या खुलासा किया है कि 1 करोड़ 32 लाख ऐसे मतदाताओं के नाम हो सूची में जिनके पते या तो है नहीं या फिर संदिग्ध है। हम्म यानी कि 7.5 करोड़ में से 1 करोड़ 32 लाख वोटर जहां संदिग्ध हो, तो चुनाव परिणाम क्या होगा, आपको कोई अब भी शक है क्या? ये मैं नहीं कह रहा, हम्म ये रिपोर्टर कलेक्टिव की जो है फाइंडिंग है। इसी तरह जो आपने जिक्र किया, 14 लाख डुप्लीकेट वोटर भी वोटर लिस्ट में मौजूद है, ये भी हम्म उन्हीं की फाइंडिंग है। तो 1 करोड़ 32 लाख वो और 14 लाख वो, 1 करोड़ 46 लाख। अब आप कहेंगे हम चुनाव करा रहे हैं, इस देश में लोकतंत्र है, तो ये सवाल मैं जनता के सामने छोड़ रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो 7 तारीख की सुनवाई थी, उसमें जो तमाम स्पष्टीकरण मांगे गए, तमाम स्पष्टीकरण मांगे हम्म गए, उनका हम्म, क्या होगा जब चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया? वो तो ऑलरेडी हो चुका है, अब 9 को सुनवाई करती रही, 19 को करते रही, 29 को करते रही, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? वो तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हमारे एसआईआर का विशेषाधिकार है। 10 जुलाई हम्म, को उन्होंने ये कहना शुरू किया था, आज 8 अक्टूबर है, उनका अधिकार तो कहीं नहीं गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया उनका विशेषाधिकार है। तो आप सोच हम्म, लीजिए कि ये चुनाव, अब एक बात मुझे निश्चित लग रही है, हालांकि मैंने, जब आपने कहा इस पर बात करेंगे, मैंने एक सीसी से बात की, तो एक हम्म, बात तो ये तय है जो अब तक की कार्रवाई है कि बिहार का चुनाव इन्हीं मतदाता सूचियां जो गड़बड़ीपूर्ण है, 1 करोड़ 31 लाख एक और 14 लाख वो, उसके आधार पर होगा। अभी तक तो ये स्पष्ट है। तो मैंने हाँ रिटायर्ड बिल्कुल। सीसी से पूछा कि सर, अगर ये हियरिंग कल भी होती है तो क्या होगा? हम्म, तो वो जरूर से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लगे मुझे, हालांकि बहुत सीनियर अच्छा। है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक लगे। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ये कह सकता है कि 24 जून को जो एसआईआर घोषित की, उससे हम्म पहले की जो मतदाता सूचियां थी उनके आधार हम्म, पर चुनाव कराइए। लेकिन ऐसा कम अच्छा। से कम, ऐसा कम से कम मुझे प्रतीत नहीं होता कि इसको राकेश द्विवेदी स्वीकार करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उनके पास तो हम्म आर्टिकल 329 का हथियार है कि साहब ये ठीक हमारा बात। काम है, चुनाव कराना भी हमारा काम है, संवैधानिक अधिकार हमारा है, ड्यूटी हमारी है, एसआईआर कराना भी हमारा हक है, वोटर लिस्ट तैयार करना भी हमारा हक है। और मुझे लगता है हम्म जो नया हक उनका यह है कि किसी को कुछ ना बताना भी शायद उन्हीं का हक है, वो नया जोड़ दिया हम्म उन्होंने। तो हम्म ये जो पूरी की पूरी परिस्थिति है स्वप्निल भाई, इसको आपको देखना पड़ेगा कि, मुझे ये लगता है, मैं इस बात पे कन्विंस हूं कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की आंखों में पूरे तरीके से धूल झोंक दी है। और हम्म 1 करोड़ 31 लाख प्लस 14 लाख, इसके बाद भी अगर किसी को यह शक है कि बिहार में चुनाव का परिणाम क्या होगा, तो मैं तो उसकी बुद्धि पे तरस खा सकता हूं, उसके अलावा तो कुछ नहीं। तो आप करते रहिए, किसके गठबंधन में हम्म क्या हो गया, नहीं हो गया, चुनाव में ये होगा, फला होगा, इसका हम्म तो केवल एक ही उपाय है कि ये तो समझने को तैयार नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट मोमेंट पे जानबूझकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। ये हम्म, देखा ना आपने 7 तारीख को, कहा कि हस्तक्षेप जी, नहीं किया जा सकता। फिर शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने में चुनाव आयोग बुरी तरह विफल रहा। तो फिर ये चुनाव कराने का मतलब क्या? मैं वही आपको कह रहा था, परसों भी ये बात मैंने कही कि हम्म, फिर आप एक काम कर दीजिए कि ऑक्शन करवा दीजिए। और नीलामी करा ऑक्शन दीजिए। ऑक्शन में कोई बोलीदाता भी नहीं आएगा। हाँ, 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 भाई क्यों? उसके सामने कौन आएगा? उस ऑलमाइटी पावर के सामने, नॉन ठीक बायोलॉजिकल बात। की सत्ता के सामने, दुनिया की सबसे हाँ, बड़ी राजनीतिक पार्टी के सामने, दुनिया के सबसे हम्म, बड़े चुनावी तंत्र के सामने कौन आएगा? अगर यही चुनाव होना है तो बेहतर है कि चुनाव ना कराए आप केवल नीलामी हम्म, कराइए। एक ये सब करने की जरूरत नहीं। जब आप हम्म, जवाब नहीं देंगे, जो 2003 की जो एसआईआर हुई थी पूरे देश में, लास्ट हुई थी, उसके जो पैरामीटर्स थे उनको तो आपने सबने वायलेट कर दिया, सबको वायलेट किया, ईच एंड एवरी। देर आर एटलीस्ट, मैं इसको टेक्निकल नहीं बनाना चाह रहा इस बहस को, जो हम्म, 2003 की एसआईआर हुई थी और जो एसआईआर गणेश गुप्ता ने कराई है, उसमें 7 बेसिक पैरामीटर्स पे गड़बड़ी की गई है, जानबूझ करके की गई है। और वो हम्म, केवल इसलिए की गई है कि एक पर्टिकुलर पक्ष विशेष की मदद की जा सके। इसमें नागरिकता जांच जी, से लेकर के तमाम पैरामीटर बदल दिए गए। ये समझना पड़ेगा आपको। और यही वो कारण है जिससे मैं आपको कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो इकबाल है, उसको लगातार आप देख रहे हैं, उस पर बिना कोई मेरिट पे टिप्पणी किए। एक हियरिंग कल है जो पेंडिंग है, जो उस डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। अगर चुनाव आयोग के बारे में जो कुछ हुआ है अब तक, अगर सुप्रीम कोर्ट जो न्यूनतम कर सकता है, न्यूनतम कह रहा हूं, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो ऐसी बेंच के सामने है कि जस्टिस सूर्यकांत वुड बी चीफ जस्टिस है बहुत जल्दी, अगले मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं। अगर हाँ, वो हाँ, चाहे हाँ, तो देश अपेक्षा करता है कि कम से कम एक काम तो करा दीजिए कि जिस हम्म, आधार पर, जिस मतदाता सूची के आधार पर 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उसकी हम्म, रिवाइज 2025 में हो चुकी है ऑलरेडी एसआईआर से पहले, हम्म, क्या उसके आधार पर चुनाव करा सकते हो या नहीं? अगर हम्म, आप, क्योंकि आपने असली, आप साधारण कीजिए इस बात को, सिंप्लीफाई कीजिए। आप जब एसआईआर कराने चले तो क्या उसका आधार बनाया गया था कि हम्म, विदेशी वोटर आ गए, इसके अंदर घुसपैठी आ गई? हाँ, 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 आपने सारी सूचियां देख ली चुनाव आयोग की कि ये हटे हैं, हम्म, मृत घटे हैं, जो पलायन कर गए वो घटे हैं, जिन्होंने शिफ्ट कर लिया वो है, पता बदल गया वो सारे। कहीं आपने एक हम्म। कॉलम देखा कि इसमें विदेशी और घुसपैठी इतने थे जो हमने निकाल दिए? नहीं, 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 नहीं। बिहार में जब 6 तारीख से पहले 5 तारीख को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो मैं बार बार कहता हूं ना कि देखिए, जो मीडिया के एंकर्स हैं या एडिटर्स हैं, उनकी बात अलग है, जो लेकिन जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो ग्राउंड पे होते हैं, वो फिर भी सवाल पूछने का जज्बा रखते हैं। तो देश का एक सबसे तेज चैनल है, तो उस चैनल के एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया। उसने सीधे यही सवाल पूछा हेमंत जी, उसने यही कहा कि आपने कहा था घुसपैठी हैं, नेता भी कह रहे हैं, भाई आपके सूत्रों से खबर प्लांट हुई। फिर तमाम नेता, और तमाम नेता क्या, सीधे-सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं तो वो कहते हैं घुसपैठिए। तो फिर से ये गिनाने लगे कि इसमें ये और ये कुल मिला के इन्होंने आंकड़ा बताया ज्ञानेश जी ने और कहा कि बस सब इसी में है। तो भाई सब इसी में है तो वो बाय फॉरगेट कर दो ना, कर दो, बता दो कि घुसपैठिए कहाँ है। वो नहीं बता रहे हैं। नहीं, हाँ, असली पेच और क्या है सुप्रील भाई, मैं वही तो आपको बात कर रहा हूं कि जिस मूल आधार पे आप एसआईआर कराने चले थे, उसका हुँ, आउटकम क्या रहा वो तो बता दीजिए। और हुँ, अगर वो आउटकम नहीं रहा, अगर वो हुँ, आउटकम नहीं रहा, तो 24 जून से पहले की सूची से चुनाव कराने में आपको क्या परेशानी? इतना ही तो सवाल कह रहा हूं मैं। वो भी सूची थी हाँ, ना, लोकसभा में हाँ, जो मोदी जी चुन करके आए हैं, चाहे अल्पमत में हाँ, आए हैं, वो तो उसी हाँ, सूची से हाँ, चुन के आए ना। बिल्कुल, या बिल्कुल। कुछ और थी, स्वप्निल ने कोई बना दी थी या मैंने कोई बना दी थी ना? इसी हुँ, राजीव, ज्ञानेश गुप्ता के जो सीनियर थे राजीव कुमार, उन्हीं की सूची थी वो। अब हुँ, ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र की चोरी पकड़ी जाते ही यहां पर ये नया मॉडल लगा कर दिया गया, वहां जोड़ने का था या काटने का है? तो यहाँ केवल ये काटने का। सवाल मैं दर्शकों के सामने छोड़ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये वोट चोरी वाले मामले में 13 तारीख की सुनवाई है, ये दिशा तय कर देगी कि सुप्रीम कोर्ट अपने इकबाल को लोकतंत्र की रक्षा में, ज्यादा नहीं, बाकी तो हम सब केसेस में देख ही रहे हैं। हुँ, वंतारा का मामला आता है 1 महीने में, सब सेटल फॉर ऑल टाइम सेटल। हुँ, क्या, जब डेमोक्रेसी की बात आती है, देश की मूल उसके, क्या उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट वही तत्परता दिखाएगा या नहीं? मेरी केवल इतनी सी नजर रहेगी 13 तारीख को। हुँ। जब तक मैं भारत लौटूंगा तब तक ये भी क्लियर, 13 तारीख की रात को ही मुझे आना है, आपको पता है, उस दिन ये हाँ, स्पष्ट वैसे हो ये जानकारी भी जाएगा। दर्शकों को दे दिया जाए और जी। ये बड़ा ज़रूरी है। आज की तारीख में हेमंत जी को आप देख रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि खबर इतनी गर्म है,
उसके बाद भी हेमंत जी को ठंड क्यों लग रही है, वो वूलन कपड़े पहन के क्यों बैठे, तो इसका कारण ये है कि अभी हेमंत जी इस देश में नहीं है, देश से बाहर है। अब जगह मैं डिस्क्लोज करूंगा नहीं इसलिए भी क्योंकि पता नहीं क्या-क्या चीजें चल रही हैं, और आशीष जी को लेके तमाम लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं। तो मैं अब तक मुझे लगता है कि हमने भाऊ ने कई बार क्लेरिफ़ाई कर दिया है। आज फिर क्लेरिफ़ाई कर रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान के लिए लड़ने वाले आशीष जी, वो बीते 3 सालों से एक भी छुट्टी नहीं ली थी उन्होंने। वो रोज़ लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए आवाज़ उठा रहे थे। एक छुट्टी नहीं। हम जैसे लोग तो ले लेते हैं छुट्टियाँ, वो नहीं लेते थे। तो बहुत दबाव में, भयंकर दबाव में, जब सबने कहा, सबने निवेदन किया, तब जाकर के आशीष जी ने 4 दिन की छुट्टी ली है। नहीं, वो और वो जरूरी 4 था। दिन की छुट्टी वो बहुत और वो जरूरी था ज़रूरी। स्वप्निल भाई। देखिए, इस देश के अंदर नॉन बायोलॉजिकल 24 घंटे काम करने वाला एक ही व्यक्ति हो सकता है। तो मैं हाँ, नहीं चाहता हाँ, था कि उसको चुनौती कम से कम न्यूज लॉन्चर से जाए। तो मैंने भी कई बार आग्रह किया कि भाई, परिवार भी है, बाकी चीजें भी है, आप भी थोड़ा सांस लीजिए या थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हाँ। 3-4 बार हुँ, मैंने कहा उनको, और सारों ने भी हुँ, कहा। उसके बाद वो हुँ। विश्राम के लिए गए। हमारे यहाँ बायोलॉजिकली ठीक है हम, हमारा संपादक अगर नॉन बायोलॉजिकल हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। और मोदी जी को गड़बड़ हो चुनौती जाए। हम कम से कम उस स्कोर पे नहीं देना चाहते। तो वो हाँ, एक अवकाश के नहीं, लिए नहीं। गए हैं परिवार के साथ हाँ, 4 दिन। और उतनी सी बात है, मोदी जी को तो विश्राम चाहिए। मोदी ने छुट्टी ली नहीं आज तक। 2002 से हाँ, लेकर के उन्होंने आज तक छुट्टी नहीं ली। लेकिन हाँ, हम मतलब बहुत ही मानव मात्र हैं, निरीह। हाँ, तो हमें अवकाश हाँ, की भी जरूरत है, रिजुनेशन की भी जरूरत है, और भी जिम्मेवारी है पारिवारिक। इसलिए सारे हाँ। दर्शक निश्चिंत रहें। बहुत जल्दी हुँ। मैं भी देश के अंदर हूंगा और वो भी आप सबके सामने होंगे। ये निश्चित मान करके चलिए, कोई तनाव ना रखें। जी, बहुत ज़रूरी था। दूसरा मैं एक बात और कह दूँ चलते-चलते, आउटकम की बात की थी अभी हेमंत जी ने। तो देखिए नोटबंदी हुई थी देश में और कहा क्या गया था कि आउटकम ये होगा कि जो काला धन है, वो खत्म हो जाएगा। तो काला धन भी खत्म नहीं हुआ और जो भी पैसा था वो घूम फिर के बैंकों तक पहुँच गया। मतलब 99 पॉइंट समथिंग आ गया था, तो आउटकम यही रहा। और बाकी का जो बचा, वो मेरे पास भी तकरीबन 500 के 3-4 नोट पुराने पड़े हैं, 1000 के 1-2 नोट पड़े हैं। हेमंत जी के पास पड़े होंगे, याद रखने के लिए हमने रख ली भाई। तो वो काला धन हमारे पास पड़ा है, हम जैसे लोगों के पास पड़ा है, हो सकता है आपके पास भी पड़ा हो। आउटकम वही था और बिहार एसआईआर का भी आउटकम वही है। घुसपैठिए कितने हैं पता नहीं चला है, पता चल जाएगा जिस दिन, तो हमें पता चलेगा तो हम आपको बता देंगे। आप दर्शकों को पता चले तो आप हमें बता देना। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हेमंत जी, बहुत शुक्रिया। चलिए, जुड़े रहिए आप सब द न्यूज़ लॉन्चर के साथ। आशीष जी बहुत जल्द आएँगे। तब तक के लिए झेलते रहिए मुझे भी। बहुत शुक्रिया।